गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, ये चीज कल समझाई थी आपको मैंने। ठीक है, एक्टिविटी एक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस पर सेकंड कितने न्यूक्लियाइज, ठीक है, किसी अदर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसी रेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिविटी। डी एन अपॉन डी टी मींस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि आती है वैल्यू लैम्डा एन के इक्वल डी एन अपॉन डी टी। जो अपन अगर रदरफोर्ड सोडी लॉ से डी एन अपॉन डी टी क्या आया था? लैम्डा एन के इक्वल आया था। ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या बन गया? लैम्डा इंटू एन। ठीक है, और अगर इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ ए नॉट रख दो, तो यहाँ पे इसको ए नॉट रख दिया, इसको एन नॉट, तो इनिशियल वैल्यू आ गई, इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो फिर इस चीज को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया था? ए नॉट से, तो ये बन गया रिजल्ट। फिर आपको बताया था बेटा ये फॉर्म बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए जो सारे फॉर्मूले एंड ग्राफ अपन ने एन के देखे थे वही सारे फॉर्मूले एंड ग्राफ ए के लिए भी ट्रू है। ठीक है, मतलब वही सारे ग्राफ, ये ऐसा ही ग्राफ बच्चों एन के लिए मिला था, वही ग्राफ ए के लिए आ रहा है। ऐसा ही ग्राफ एन के लिए भी आया था, वो ए के लिए भी आ रहा है। ये रिलेशन लिखा था अपन यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन टू पावर टी अपॉन टी, तो यहाँ पे जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू पावर टी अपॉन टी। ऐसे ही टाइम एंड ए में रिलेशन हो जाएगा टी इज इक्वल टू 3.32 कैपिटल टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। वहां पे आया था एन नॉट अपॉन ए, यहाँ गया ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे बच्चों यहाँ पे अब देखो, इसके बाद फिर अपन ने ये लिखा ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। अब क्वेश्चन में आपको बच्चों कई बार क्या होती है? लैम्डा की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, हाफ लाइफ की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें? इस बच्चों इस लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे 0.693 अपॉन टी से, ये रिप्लेस कर दिया अपन ने। ठीक है, तो क्या बन गया? ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू एन। ओके, अब कई बार क्वेश्चन आपको एन गिवन नहीं होता, मींस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस गिवन नहीं होते, उसके लिए आपको कई बार नंबर एक्टिव मास गिवन होता है। ठीक है, मींस जो सैंपल अपन रेडी किया उसमें एक्टिव मास कितना है, जो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो चुके उसकी बात नहीं कर रहे, जो रिमेनिंग मास है। ठीक है, जो रिमेन एक्टिव मास बचा हुआ है उसका मास अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो उससे हम एन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? मोल कॉन्सेप्ट से। बताया था आपको एन इक्वल टू एन ए इंटू एम अपॉन एम डब्ल्यू होता है, ये रख दिया तो ये रिलेशन ये बन गया। ठीक है, अब जो अगर आपसे कई बार रेशो पूछ लेता है, एक्टिविटी का रेशो, मतलब दो अलग अलग सैंपल है, एक मान लो थोरियम का सैंपल है, एक यूरेनियम सैंपल है। थोरियम में मान लो 1000 एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम में मान लो 200 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब कहेगा इस तरह से दो एलिमेंट्स दे रखे, इन केवल 2 सैंपल्स हैं, एक थोरियम एक यूरेनियम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट दोनों में, व्हाट विल बी रेशो ऑफ एक्टिविटी? तो जो हम देखें ए प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से क्या बनेगा? एन अपॉन टी। ए प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन टी, दोनों में एक्टिव न्यूक्लियस भी डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट है, उनका हाफ लाइफ भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ठीक है अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड जो अपन ने सीखा। ठीक है, देखिए इसमें से पहले एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखें 109। एग्जाम्पल नंबर 109 में ये रेशो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस हिसाब से 2 सैंपल्स है बेटा। ठीक है, इनके इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है, एन नॉट की वैल्यू सेम गिवन है। ठीक है, हाफ लाइफ गिवन है 1 ईयर, T2 इज इक्वल टू गिवन है 2 ईयर। फाइंड आउट रेशो ऑफ N1 अपॉन N2 एंड A1 अपॉन A2। तो पहले अपन को फाइंड करना है N1 अपॉन N2। ठीक है, हमें हाफ लाइफ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो पहले N1 अपॉन N2 फाइंड कर लेंगे। N1 अपॉन N2 हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू होता है N नॉट अपॉन 2 पावर T अपॉन T। ठीक है, तो N नॉट तो हमें सेम है, N नॉट अपॉन 2 पावर T अपॉन T। टाइम आपको यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में 2 ईयर गिवन है, टाइम की इन्फॉर्मेशन 2 ईयर, डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी? 1 ईयर है। ठीक है, फिर डिवाइड बाय एन नॉट अपॉन 2 पावर टाइम 2 है, एंड सेकंड हाफ लाइफ गिवन है T2 इज इक्वल टू 2 ईयर गिवन है, 2 ईयर ये पुट कर दिया। ठीक है, तो एन नॉट से बेटा एन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको ये क्या बन रहा है ऊपर, तो यहाँ पे देखो 2 पावर 1 हो गया ये, तो उसको ऊपर लेगा 2 पावर 1, और ये वैल्यू 2 पावर 2 है जो नीचे आ जाएगी 2 पावर 2 में, इसका हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, ये ऊपर आया 2 नीचे आया 4, तो 1/2, तो N1 अपॉन N2 1/2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, तो देखिए यहां से अपन देख रहे हैं A प्रोपोर्शनल टू A इज इक्वल टू क्या है बेटा? लैम्डा इंटू एन। A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, ये हाफ लाइफ की फॉर्म में देखें तो यहाँ से A प्रोपोर्शनल टू क्या था? N अपॉन T। A प्रोपोर्शनल टू A अपॉन N अपॉन T। A इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन T अप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस भी डिफरेंट डिफरेंट है, रेशियो आ रहा है 1/2। तो देखिए A1 अपॉन A2 आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगा N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो N1 अपॉन N2 अपने फाइंड किया 1/2 आया था, T2 अपॉन T1, T2 यहाँ पे 2 ईयर गिवन है,
T1 या 1 ईयर गिवन है तो रेशियो क्या जाएगा 1/1, ठीक है। तो 1/1 ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 109 हो गया। तो सिंपल ये रेशियो वाला क्वेश्चन था, ये अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जो उसका फिर एग्जाम्पल नंबर 1110 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फॉर अ सैंपल एट t is equal to 0 activity is a naught and at t is equal to 5 activity is a naught upon e, after how much time activity is a naught by 2 obtain, ठीक है। इसमें सोल्व कर रहा है, यहाँ पे अपन इसको एक और वे में सोचते हैं, डिफरेंट वे में, ठीक है। मतलब बिना कैलकुलेशन के अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं, तरीके से दिल से सोचें आप इसको। देखो यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे आफ्टर टाइम 5 सेकेंड एक्टिविटीज ए नॉट अपॉन ई। अपन जानते हैं बेटा 1 अपॉन ई टाइम्स जो वैल्यू ऑप्टेन होती है, आपने पिछली क्लास में कहा था 1 अपॉन ई टाइम्स कब होती है, 1 अपॉन टी टाइम्स जब अपन 1 अपॉन लैम्डा पुट करते हैं टाइम, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा एट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा वी गेट वैल्यू 1 अपॉन ई टाइम्स, ठीक है। एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई टाइम्स, ठीक है। तो हम कहते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ई टाइम्स, ठीक है। तो यहां से हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये वैल्यू ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको लैम्डा इज इक्वल टू 5 ये पता चल गई, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर आफ्टर हाउ मच टाइम एक्टिविटीज ए नॉट बाई 2 ऑप्टेन। अब बेटा एक्टिविटी हाफ ऑप्टेन, तो अपन जानते हैं एक्टिविटी हाफ कितना टाइम होती है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे, ठीक है। तो ए नॉट बाई 2 आपको गिवन है, ए नॉट बाई 2 के लिए जो टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा टी, और टाइम इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी, ठीक है। मतलब 0.693 अपॉन लैम्डा होता है ये, यहाँ पे लैम्डा रख देंगे 5, तो 0.693 अपॉन 5 पुट कर दो, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आप आंसर निकालोगे, यह जाएगा लैम्डा की वैल्यू 5 नहीं, लैम्डा 1/5 है ये। यहाँ से लैम्डा 1/5 बनेगा, 1/5, तो लैम्डा को 1/5 पुट करेंगे, 1/5 तो ये लगभग कितना बच्चों 0.7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.7 समथिंग आ जाएगा, 3.5 समथिंग, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 3.5 सेकेंड। तो अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जो इसमें दे रखा है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो चाहो तो, या अपन शॉर्ट में समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो आप देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जैसे अपन देखा था पहले n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई, ये वैल्यू किस टाइम पे ऑप्टेन होती है, जब हम टाइम पुट करते हैं 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो वैसे ही जो रिलेशन यहाँ पे एक n का है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, वैसा रिलेशन a इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी है। तो टाइम को अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा रखूंगा तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा ए नॉट इंटू ई पावर -1 मीन्स ए नॉट अपॉन ई। तो ए नॉट अपॉन ई कब आ रहा है, जब टाइम को 1 अपॉन लैम्डा पुट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन 5 गिवन है, मतलब 1 अपॉन लैम्डा की इन्फॉर्मेशन 5 गिवन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसमें देखो एग्जांपल नंबर 111, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेगा, बोल रहा है एट टाइम t1, मतलब t1 टाइम पे एक्टिविटी कितनी गिवन है 2a0/3, ठीक है। तो यहाँ पे 111 की बात कर रहे हैं, 111, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि t1 टाइम पे एक्टिविटी कितनी गिवन है, आपको गिवन है a0 2a0/3 गिवन है, एंड एट t2 एक्टिविटी कितनी हो गई a0/3 एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। आपसे कहा है फाइंड आउट टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो आप देखिए बेटा t1 से t2 पहुंचने पे एक्टिविटी आधी हो रही है, यहाँ पे इसमें 2 का डिवाइड करो ये बन जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई हाफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a2 इज इक्वल टू क्या है बेटा a1/2 है, a2 इज इक्वल टू a1/2 मतलब हाफ टाइम्स हो रही है। इससे बच्चों यहाँ टाइम इंटरवल आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बनेगा कैपिटल टी के इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं जस्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे एक्टिविटी हाफ बन रही है बिकॉज a2 इज हाफ ऑफ a1 है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल कैपिटल टी के इक्वल होगा, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ चीजें ऐसे थोड़ा दिमाग लगा करो कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना पूरा सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से तो काफी लेंदी पड़ेगा। आप डायरेक्ट आप यहाँ समझ सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ एक्टिविटी आपको समझाया था मैंने, क्या होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, मतलब डीपीएस। तो यहाँ पे SI यूनिट क्या होती है डीपीएस, जिसे हम बोलते हैं 1 बैकुरल। क्या बोलते हैं 1 बैकुरल, 1 डीपीएस मींस 1 बैकुरल, और इसको कभी कभी बोलते हैं काउंट पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बोल लो या काउंट पर सेकंड, तो कई बार क्वेश्चन में काउंट पर सेकंड लिखा हुआ रहता है, मतलब वही डीपीएस है, मतलब वही बैकुरल है, ठीक है। और अदर यूनिट बच्चों 1 रदरफोर्ड जो कि होती है 10⁻⁶ डीपीएस के इक्वल,
एंड होती है फिर 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 DPS, ये वैल्यूज हैं। क्लियर। अब बच्चों उसके बाद अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या बच्चों, देखिए अभी अपन ने एक्टिविटी का फॉर्म लिखा था, ये एक्टिविटी का फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ पे एन को अपन ने ये रिप्लेस कर दिया, तो ये आया था एक्टिविटी का फॉर्मूला, ये एक्टिविटी ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब बच्चों अगर यहाँ पे मैं इस एम की वैल्यू ले लूं 1 ग्राम, मास को अपन 1 ग्राम यूज करें, 1 ग्राम मास, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी 0.693 अपॉन टी इंटू NA अपॉन MW, क्योंकि M को मैंने 1 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो इस 1 ग्राम की जो एक्टिविटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब करना कुछ भी नहीं है, कैपिटल M को आप लिख दो कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1 ले लेंगे, तो जो रिजल्ट बनेगा वो किसको शो करेगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी को। ठीक है, बस इतना सही है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम एलिमेंट। ठीक है, ऐसे बच्चों एग्जांपल नंबर इस पे 112 समझा रखा है, एक्टिविटी मतलब इस पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले बेस्ड, मतलब आपको मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, आपसे कह रहा है कि यूरेनियम 235 है, इसका मास आपको 4.7 किलोग्राम दे रखा है, 4.7 किलोग्राम। ठीक है, इसकी एक्टिविटी आपको फाइंड करनी है, कैपिटल T 10 डेज है, तो टी को रख देंगे 10 डेज, एन पता ही है 6 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, मास आपको यहाँ पे ग्राम में रखना होता है, 4.7 किलोग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4700 ग्राम, तो 4700 रख देंगे। MW कितना है 235, बस कैलकुलेट कर निकाल लो, यह जाएगा 8.4 इंटू 10⁻23 काउंट पर डे। ठीक है, पर डे क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपने कैपिटल T को पुट किया है डेज की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या रखा अपने 10 डेज, तो जो एक्टिविटी का रिजल्ट भी आएगा काउंट पर डेज की फॉर्म में आएगा। हाँ, अगर T को आप सेकंड की फॉर्म में रख रहे हो तो रिजल्ट आएगा काउंट पर सेकंड, और डेज की फॉर्म में रख रहे हो तो काउंट पर डेज। ठीक है, ऐसे बेटा 113 में तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 113 को आप समझें, क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज 1000 DPS, मतलब यहाँ पे आपको 113 में इनिशियल एक्टिविटी गिवन है ए नॉट की वैल्यू, क्या गिवन बच्चों, ए नॉट की वैल्यू गिवन है 1000, मतलब इनिशियल एक्टिविटी में जब आपने फ्रेश सैंपल रेडी किया है उस टाइम पे जो एक्टिविटी मिल रही है, इनिशियल एक्टिविटी कितनी मिल रही है 1000, ए नॉट आपको गिवन है 1000 DPS या कहते हैं 1000 काउंट पर सेकंड। ठीक है, एंड T इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, आपको हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन है 1 आवर के इक्वल। ठीक है, 1 आवर के इक्वल है हाफ लाइफ। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इन ड्यूरेशन T इज इक्वल टू 2 आवर। तो जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल एलिमेंट्स में से माइनस कर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दिस टाइम। ठीक है, तो इनिशियल में से टोटल जो एलिमेंट्स इनिशियल, उसमें से अभी जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब हमें n नॉट माइनस n फाइंड करना है, n नॉट माइनस n। तो बेटा n नॉट माइनस n आपको फाइंड करना है, डेल्टा n, मतलब देखो n नॉट माइनस n आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया n नॉट माइनस n। अब जो n नॉट माइनस n, तो n नॉट फिर n को हम रिप्लेस कर सकते हैं n नॉट अपॉन 2 पावर t अपॉन कैपिटल T से। ठीक है, इससे रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 पावर t अपॉन टी, एन नॉट यहाँ पे चलो कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर टाइम हमसे पूछा कितना देगा, टाइम 2 आवर्स दे रखा है, टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, टाइम यहाँ पे 2 आवर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड हाफ लाइफ कितना है 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 3/4 टाइम्स ऑफ एन नॉट। ठीक है, यह गया रिजल्ट। अब एन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए नॉट। देखो अपन लिखा था यहाँ पे इनिशियल में ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से एन नॉट को अपन क्या लिखते हैं, ए नॉट अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 3/4 एन नॉट हो जाएगा ए नॉट अपॉन लैम्डा। ठीक है, ए नॉट अपॉन लैम्डा, ए नॉट गिवन है 1000, टाइम हाफ लाइफ गिवन है 1 आवर, तो इसको लैम्डा को हम क्या रखें, देखिए इस लैम्डा को फिर रिप्लेस कर देंगे, ये 3 ए नॉट बाई 4 है, लैम्डा को रिप्लेस कर दो 0.693 अपॉन कैपिटल T से आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ए नॉट आपको यहाँ पे गिवन है कितना DPS, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो इसलिए आपको टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ए नॉट मैं रख रहा हूं, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 4 इंटू टी, अब टी यहाँ पे 1 आवर गिवन है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करके अपन आंसर निकाल लेंगे, तो कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट बनेगा ये 3.9 इंटू 10⁻6, 3.9 इंटू 10⁻6 ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
3.9 इंटू 10⁻6। ओके, ऐसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 114। देखिए एग्जाम्पल नंबर 114 यहाँ पे आपको एक्टिव मास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्टिव मास। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें अपन जानते हैं जो n होता है नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एंड जो मोल कॉन्सेप्ट से अपन जानते हैं रिलेशन क्या होता है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ही आपने, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में अपन ये रिलेशन दिखाते हैं, ये आता है रिलेशन, ये होता है रिलेशन n इज इक्वल टू, यहाँ लिखा था अपन ने भी ये देखिए n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू NA इंटू m अपॉन mw। तो यहाँ से देखिए NA एंड mw तो कांस्टेंट है फॉर ए फिक्स टाइप ऑफ एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज n इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है m, n इज प्रोपोर्शनल टू m। तो जो सारे फॉर्मूले आपने n के लिखे थे वही सारे फॉर्मूले m के लिए भी ट्रू हैं। मतलब हम ऐसा रिलेशन लिखते हैं m इज इक्वल टू m नॉट, ठीक है, m इज इक्वल टू m नॉट e पावर माइनस लेमडा t, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 2 पावर t अपॉन कैपिटल T यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो टाइम की इंफॉर्मेशन है t इज इक्वल टू 3.32 कैपिटल T लॉग ऑफ बेस 10 m अपॉन m नॉट अपॉन m, ये भी यूज कर सकते हैं। और जो सारे ग्राफ अपन ने ड्रॉ किए थे, ठीक है, वही सारे ग्राफ यहाँ भी ट्रू है। मतलब इस तरह से अगर हम m वर्सेस एक्टिव मास का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो यह ग्राफ मीन्स m नॉट, ठीक है, आफ्टर टाइम t 1/2 लाइफ क्या हो जाएगी वैल्यू m नॉट बाई 2, ठीक है। ऐसे सारे ग्राफ यहाँ पे m के लिए भी ट्रू है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो एक्टिव मास से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे सारे रिलेशन फॉर्मूले वही n की हेल्प से लिखते हुए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लेना। और तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, जैसे आपको बताया था मैंने बच्चों, यूरेनियम अपन एक सैंपल लिया, यूरेनियम एक अल्फा एमिटर होता है, इससे अल्फा एमिट हुआ पार्टिकल, इससे ये क्या बन गया, इसमें थोरियम में कन्वर्ट हो गया। फिर थोरियम मान लो कोई बीटा एमिटर है, तो थोरियम से बीटा एमिट हुआ, वो कोई किसी जेड में कन्वर्ट हो गया मान लो, ठीक है, जेड में। तो इस तरह बच्चों यूरेनियम से क्या बना, मान लो थोरियम, थोरियम से कोई बना अदर एलिमेंट मान लो जेड बना। तो ऐसे आगे से आगे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। तो हम देख रहे हैं इस सैंपल में से यूरेनियम के एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और किसे बदल रहे हैं, थोरियम में, और थोरियम के भी आगे कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो थोरियम आगे जेड में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आगे से आगे डिसइंटीग्रेशन चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, देखो यहां समझें, सक्सेसिव इन डिसइंटीग्रेशन की अपन बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ बच्चों इसमें अभी आपको समझाया था मैंने, यूरेनियम से बना थोरियम, थोरियम से बना आगे कोई जेड, ऐसे मान लो ए से बन रहा है बी से बन रहा है आगे सी, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से क्या चल रहा है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ए से बी बना, बी से सी बना आगे, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसमें ए से बना बी से बना सी, इस तरह से ये चल रहा है डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए नेट प्रोडक्शन ऑफ रेट बी निकालें, ये बी के जो नेट प्रोडक्शन रेट है, नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी, नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी। और चलो देखो ए का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ए से, ठीक है, बी का जो प्रोडक्शन ए की वजह से हो रहा है, तो हम देखें डिसइंटीग्रेशन, यही कहते हैं देखो प्रोडक्शन रेट ऑफ बी माइनस डीके रेट ऑफ बी, ठीक है। नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोडक्शन रेट ऑफ बी माइनस डीके रेट ऑफ बी। बच्चों प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन किसकी वजह से है, ए की वजह से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन रेट ऑफ बी, ये क्या शो कर रहा है, डीके रेट ऑफ ए, ये क्या बेटा, डीके रेट ऑफ ए, ये तो डीके रेट ऑफ ए ही सही, फिर माइनस ये तो एज इट इज वही डीके रेट ऑफ बी, डीके रेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो डीके रेट ऑफ ए माइनस डीके रेट ऑफ बी, मतलब डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ ए, तो इसको बोलेंगे ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, मतलब एक्टिविटी ऑफ ए माइनस एक्टिविटी ऑफ बी से क्या मिल जाएगा, नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं, और इसको रख देंगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एन, ए इज इक्वल टू लेमडा एन, जैसे लिखा था मैंने ए इज इक्वल टू लेमडा एन, यहां से इसको रख देंगे लेमडा ए एन ए माइनस लेमडा बी एन बी, ठीक है। तो बेटा स्टार्टिंग में तो क्या होती है, सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होते हैं, ए के, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के होते हैं। स्टार्टिंग में बी के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, क्योंकि हमने पूरा फ्रेश सैंपल ए का रेडी किया है, तो सारे सारे एक्टिव एलिमेंट्स ए के ही हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे, तो उसकी डीके रेट फास्ट होती है, एंड बी की डीके रेट क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं बी के। तो स्टार्टिंग में तो ये वाली वैल्यू बहुत हाई होती है, ये वाली वैल्यू 0 होती है, बट जैसे समय बीतता जाता है
ए वाले एलिमेंट्स कम होने लगते हैं तो उसकी डी की रेट भी कम होने लगती है, बी के एलिमेंट्स बढ़ने लगते हैं तो बी की रेट फास्ट होने लगती है। तो धीरे धीरे ये वाली वैल्यू कम होती आती है, ये वाली वैल्यू फास्ट होती आती है। तो एक कंडीशन ऐसे आती है जब ये इसके इक्वल हो जाता है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी क्या हो जाएगी, 0, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम यहां पे हम कर देंगे ए इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू ए बी। उस टाइम पे नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ बी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब बी का बढ़ना एक मोमेंट के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये लैम्डा ए एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, इसकी इक्वल अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसका फिर यहाँ पे यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में बता रखा है, ये हमें कुछ याद रखने। टेस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन सोडियम 24 का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। डिटेक्टिंग फॉल्ट इन थायराइड ग्लैंड के अंदर अपन आयोडीन 131 यूज करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स बाय कार्बन डेटिंग मेथड अपन कार्बन 14 का यूज करते हैं। ठीक है, ये डेटिंग मेथड क्या होता है बच्चों, देखिए जिसमें अपन कार्बन 14 की हेल्प से कोई भी ओल्ड फॉसिल से, ठीक है, उसकी ओल्ड फॉसिल्स की अपन एज फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम पुराना हो ये फॉसिल्स है, कब जब मतलब जब ये एक तरह से लाइव पोजीशन में था तब उसके जब डेड हुआ तो, और जब ये डेड हुआ और आज के टाइम हमने इस फॉसिल को देखा तो कितने टाइम पहले डेड हुआ था ये, तो उसकी एज अपन फाइंड कर सकते हैं इसकी कार्बन 14 की हेल्प से। ठीक है, ऐसे बच्चों आर्टिफिशियल रेन, इसमें AgI का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स में हम यहाँ पे P32 का यूज करते हैं। इस टाइप से ये कुछ अपने यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलो तो ये इसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 15 है, इस पे ये 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप ट्राई करना। क्लियर, चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे अभी तक तो अपन यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल डीके हो रहा है उससे अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, वो किसी फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे कोई अल्फा बीटा निकलता है, उससे फिर आगे नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे आगे सक्सेसिव इंट्री चलता है। और बच्चों अब ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते क्या हैं, क्यों इनका इमिशन होता है, मतलब अंदर की बात अपन कर रहे हैं। अभी तो अपन बाहर से देख रहे थे, ठीक है, अल्फा बीटा इमिट हो रहे हैं, अब क्यों इमिट हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है अल्फा बीटा की, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसके बारे में, अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बारे में। तो बच्चों अब देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले इस टेबल के बारे में आप देखिए, इसमें जो टेबल समझा रखी है ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको खैर पता होनी चाहिए अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बारे में। बच्चों यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स से बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस को। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के बारे में आप जानते हो बच्चों, हीलियम के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसी हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड बीटा पार्टिकल्स, बच्चों बीटा पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस तो सिंपल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा माइनस पार्टिकल, एंड बीटा प्लस होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, मतलब दोनों का मास सेम है बट चार्ज का डिफरेंस है, एक पे प्लस ई चार्ज है तो एक पे माइनस ई चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही बीटा प्लस होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है गामा पार्टिकल, जो कि फोटोन होते हैं। गामा पार्टिकल बच्चों कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, ये तो एक फोटोन की फॉर्म में, जैसे बच्चों एक्सरे फोटोन अपन पढ़ते हैं, एक्सरे फोटोन या विजिबल लाइट फोटोन, या ठीक है जो अपन पढ़ चुके हैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन्स, पर वही फोटोन है गामा। ठीक है, इनकी एनर्जी एक्सरे फोटोन से भी ज्यादा होती है, वो गामा फोटोन्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सरे की जो एनर्जी अपन देखते हैं कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, एंड गामा फोटोन्स की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब देखो फिर चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, +2e, क्योंकि यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना है, 2e के इक्वल। इलेक्ट्रॉन पे चाहे बीटा पार्टिकल पे चार्ज -e फॉर बीटा माइनस एंड +e फॉर बीटा प्लस। ठीक है, गांव फोटोन तो बच्चों फोटोन है, मतलब एक फिजिकल पार्टिकल तो ही नहीं, इसलिए तो उसका तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। रेस्ट मास, अब बच्चों m अल्फा, अल्फा का रेस्ट मास क्या, नियरली ट्वाइस ऑफ mp प्लस ट्वाइस ऑफ mn, मतलब 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन के सम के नियरली इक्वल है। नियरली इक्वल क्यों, क्योंकि बच्चों एक्चुअल में मास थोड़ा सा लेस होता है। क्यों, क्योंकि आपको पहले समझा चुका हूं मैं, जहां मास डिफेक्ट अपन टॉपिक पढ़ा था, जब बच्चों न्यूक्लियस मिलकर किसी एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो कुछ एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है, जिससे मतलब कुछ मास यहाँ से डिफेक्ट हो जाता है, तो उस न्यूक्लियस का जो मास है उसके न्यूक्लियस के सम से थोड़ा सा लेस ऑप्टेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियस के सम से थोड़ा सा लेस ऑप्टेन होता है, तो वही कंडीशन अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हीलियम न्यूक्लियस का मास है उसके न्यूक्लियस के सम से थोड़ा सा लेस होता है स्लाइटली। ठीक है, फिर एनर्जी बच्चों मिनिमम, एवरेज, हाई तो याद रखनी है। पेनिट्रेशन पावर रेशो 10, फिर 10 पावर 2, 10 पावर 4,
आयनाइजेशन पावर 10 पावर 4 10 पावर 2 1, ये तो हमें याद रखना है जस्ट, ठीक है। वैसे पूछते नहीं है मेडिकल में, ठीक है, हमें तो खाली चार्ज एंड रेस्ट मास तक ये दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, काफी हमारे लिए जो मेनली एग्जाम पूछी जाती है। अब तो देखो कॉज ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल इमिशन अपन देखें, ठीक है, तो अल्फा बीटा पार्टिकल का रीजन क्या है, कॉज ऑन मतलब क्यों निकलते हैं, और अल्फा निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, गामा इमिट होगा, तो उससे जो पार्टिकल से न्यू पार्टिकल बना है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसके ए पर एंड उसके जेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपन ये देखने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखा इसके अंदर बेटा पहले हम बात करें अल्फा इमिशन की। अल्फा इमिशन होता क्यों है इसको समझें। तो चलो देखो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हैवी न्यूक्लियस है तो उसमें कई सारे प्रोटॉन कई सारे न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे बच्चों 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स मिलके अंदर ही अंदर एक अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स मिलके एक अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब बच्चों उस न्यूक्लियस का जब उसमें अल्फा पार्टिकल का जो फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन में कुछ मास डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब मास डिफेक्ट में जो एनर्जी बनती है, ठीक है, मास डिफेक्ट में जो एनर्जी आपको ऑप्टेन होती है वही एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होती है भी अंदर। अब बच्चों बट वो एनर्जी जो है उस बैरियर से एनर्जी से कुछ कम होती है। बैरियर एनर्जी मीन्स, तो चलो देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल का एक फॉर्मेशन हुआ। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम मतलब एक तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन ही है। उसके अलावा अदर एक्स्ट्रा भी तो उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो उस अल्फा पार्टिकल पर अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। बट अंदर जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आई है, एनर्जी ऑप्टेन हुई है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। बच्चों उसको बाहर निकलने के लिए रोकेगा कौन, अदर जो वहां पे न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलने से रोकेंगे। तो उसी रुकावट को, उसी बैरियर को हम बोलते हैं बैरियर एनर्जी, ठीक है। पर बच्चों अंदर जो अल्फा पार्टिकल बना है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बैरियर एनर्जी से थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल अंदर से बाहर निकल नहीं पाता, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कम है तो बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इस चीज की थ्योरी को हम यहां से अपन देखें पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल हम देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। बट यूं सोचें कि अंदर जो एनर्जी बनी है इसकी, वो तो एनर्जी जो है वो बैरियर एनर्जी से कम है, तो निकलना तो नहीं चाहिए, लेकिन निकल क्यों गया, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग तो निकलना चाहिए था, तो लेकिन बच्चों पार्टिकल नेचर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि निकल तो गया ये, जबकि पार्टिकल नेचर कहती नहीं निकलना चाहिए। तो इसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं किसी वेव नेचर फिनोमेना के थ्रू। तो यहाँ पे कह रहा है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल। कैसे बच्चों, यहाँ जो अंदर अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है ये बार बार बच्चों उसमें यहाँ पे जो बैरियर है उसको बार बार बच्चों यहाँ पे एक तरह से टनलिंग करता है, उस पर टनलिंग मतलब खोदता है बार बार, और ऐसे टनलिंग करते 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 वो उस बैरियर एनर्जी को पार कर जाता है, ठीक है। ये चीज अपन वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। मींस डायरेक्ट अपन देखें तो नहीं निकलना चाहिए क्योंकि एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी, बट कंटिन्यूस पे टनलिंग कर रहा है, टनलिंग कर रहा है मतलब एक सुरंग खोदते आ रहा है, खोदते आ रहा है, और आगे फिर फाइनली जब सक्सेस हो जाता है तो बाहर निकल जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज समझाई गई है, वी कैन से that alpha emission take place due to tunneling across the barrier। कंटिन्यू टनलिंग करते उसके बाद निकलता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टनल इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपने से कुछ नहीं पूछा, जस्ट हल्का सा अपन ध्यान रखें टनल इफेक्ट होता क्या है, ये क्या प्रॉपर्टी, 2-3 लाइन, इतना काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन को। अब देखिए फॉर फिक्स टाइप न्यूक्लियर बैरियर एनर्जी इज फिक्स्ड ड्यू टू विच ऑल इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम सेम टाइप न्यूक्लियस हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे जितने भी, जैसे एक सैंपल है, इस सैंपल में अपने लिए 1000 यूरेनियम के एटम्स लिए अपने सारे के सारे बच्चों यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है। एवरी न्यूक्लियस में जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो अंदर सभी अल्फा पार्टिकल के फॉर्मेशन टाइम पे एनर्जी सेम है, और बच्चों एवरी न्यूक्लियस की बैरियर एनर्जी भी सेम होती है, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो सभी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी क्या होगी, सेम टाइप के न्यूक्लियाई हैं सारे के सारे, ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम। तो जितने भी यूरेनियम है उनसे जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा सभी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, सेम। हाँ अगर डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियस हो, जैसे थोरियम या कोई मान लो नेपच्यूनियम, जो भी वो डिफरेंट न्यूक्लियस है, तो वहां से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट होगी। क्यों एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि अदर टाइप का न्यूक्लियस है उसकी बैरियर एनर्जी डिफरेंस है, बैरियर एनर्जी डिफरेंट है, तो वहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के आएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो डिफरेंट के लिए अल्फा पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट होती है, बट सेम टाइप के न्यूक्लियाइज हैं उनसे जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है उन सभी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें मेनली जो न्यूमेरिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्स्ट चीज देखें, आफ्टर इमिशन अल्फा इमिशन जेड इज डिक्रीज बाय 2
एंड ए इज डिक्रीज बाय 4। मतलब जब भी बच्चों अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, ठीक है, इससे कोई एलिमेंट है एक्स जेड ए, अब यहां से जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ बच्चों अल्फा, ठीक है, अल्फा यहां से इमिट हो रहा है, तो अल्फा इमिशन से क्या बनेगा, अल्फा इमिशन, ठीक है, अल्फा इमिट होने के बाद जो ये किस में कन्वर्ट है, वाई में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वाई में, तो बच्चों जेड में तो 2 की कमी हो जाती है एंड ए में 4 की कमी हो जाती है, इस तरह से जेड इज डिक्रीज बाय 2 एंड ए इज डिक्रीज बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल अपन लिखा ये 2, ये लिखते हैं हीलियम 4, ठीक है, He24, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको अल्फा पार्टिकल को, ये क्या बेटा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है इस तरह से अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो इस तरह अपन इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें अल्फा पार्टिकल लिमिट होगा जेड 2 से लेस हो जाएगा एंड ए में 4 का लेस डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल में देखो यूरेनियम 238 से किस में कन्वर्ट हुआ, थोरियम में, और क्या बना 2 हीलियम 4, इस तरह अपन समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक है, एग्जाम्पल। ऐसे देखो अब देखें हियर एटॉमिक, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एक दो चीजें इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, दो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक तो इस पे आता है न्यूमेरिकल, मतलब हमें पता होना चाहिए रिलेशन कि जब अल्फा इमिशन हुआ है तो उसके अंदर यहाँ पे देखो जेड में तो 2 का लेस हो रहा है एंड वाई मतलब ए में 4 का लेस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों उसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखने आ रहे हैं, जहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है मींस अल्फा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी किस तरह से ऑप्टेन होती है, इसको अपन समझ जा रहे हैं। तो देखिए हियर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास, अपन जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो मास होता है, मास तो किधर का ग्रेटर होता है, LHS का, एंड बाइंडिंग एनर्जी RHS की ग्रेटर होती है। तो लिखा यहाँ पे मास ऑफ RHS इज लेस देन मास ऑफ LHS ऑब्टेन, RHS का मास लेस होता है, सही बात है, ड्यू टू विच रिलीज एनर्जी इन प्रोसेस विल बी। अब जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हम बोलते हैं Q वैल्यू, ये अपन देखा था बच्चों 2 दिन पहले, तो Q वैल्यू जो होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M क्या है, मास डिफरेंस या कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, मास डिफेक्ट मींस मास ऑफ LHS माइनस मास ऑफ RHS, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। और जो मास ऑफ LHS में क्या है बच्चों यहाँ पे x है, तो इस x के मास मतलब मास ऑफ x करेंगे, ठीक है, मास ऑफ x माइनस इन दोनों का मास माइनस कर दो, मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये माइनस कर दिया अपन ने, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमें Q वैल्यू, ठीक है। मतलब जब ये एनर्जी मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी, ठीक है। अब तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये यहाँ पे ये जो वाई एंड अल्फा पार्टिकल हैं दोनों इसको शेयर करते हैं कैसे बच्चों, बिल्कुल यूं समझिए जैसे अपन देखें जब बच्चों गन से कोई बुलेट इमिट होती है, ठीक है, बुलेट जिस मोमेंटम से आगे जाती है गन उसी मोमेंटम से बैक साइड में रिलीज होती है, मींस यहाँ पे अंदर जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई वो गन एंड बुलेट दोनों को ऑप्टेन होती है, गन एंड बुलेट दोनों को वो एनर्जी शेयर हो रही होती है, ठीक है। कैसे शेयर होती है, दोनों के हम यहाँ पे मोमेंटम इक्वल करते हैं, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये एनर्जी शेयर हो रही होती है। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हम देखें जो काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑप्टेन हुई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p² / 2m। मोमेंटम तो यहाँ पे सेम होता है सबका, दोनों का मोमेंटम सेम, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन रही है एनर्जी शेयर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी अल्फा पार्टिकल एंड वाई को किसमें 1/m की फॉर्म में, तो जनरली हमसे पूछता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड करने के लिए बोलता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी इनटू मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ वाई प्लस अल्फा, ठीक है, इससे अपन फाइंड करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा यहाँ पे देखिए इसमें Q मास ऑफ वाई का मास कितना है, a-4 है, तो a-4 रख दिया अपन ने, a-4, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है यहाँ पे 4 है, ये 4 पुट कर दो, तो 4 पुट कर दिया, ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, क्या गया रिजल्ट, Q इंटू a-4 अपॉन a, ये आ गया ये में जो टोटल Q है, पहले Q यहां से फाइंड कर लेंगे, जो Q आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑप्टेन टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसी पे एग्जांपल 115 आपको समझा रखा है, पढ़ लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। मतलब पहले आपको सारे मासेस दे रखे हैं, उससे अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल रिलीज एनर्जी Q, और फिर यहाँ पे रख देंगे Q, और उससे सॉल्व करके क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल को कितनी एनर्जी ऑप्टेन हो रही है। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बट ट्राई करना, एग्जाम्पल 115। अब देखिए ये तो अपने पूरा पढ़ा अल्फा इमिशन के बारे में, अब अपन देखें बीटा इमिशन, ठीक है। और जो बीटा इमिशन
क्यों होता है इसको समझें। तो जो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं अल्फा, कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन भी होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का आपस में रेगुलर कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कंटिन्यू, कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इस तरह से अंदर ही अंदर एक दूसरे का कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है। उसी कन्वर्जन की वजह से बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, ठीक है। और जो बीटा पार्टिकल दो टाइप के हैं, एक तो बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। तो कब बीटा प्लस का इमिशन होगा, कब बीटा माइनस का, तो वो अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखें यहाँ पे व्हेन, फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में। तो जो प्रोटॉन जैसे ही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन एक कम हो गया, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक कम हो गया है तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जेड क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो एक प्रोटॉन जैसे न्यूट्रॉन बदला तो नंबर ऑफ जेड यहाँ पे, मतलब प्रोटॉन्स कम हो गया, जेड की वैल्यू 1 से लेस हो गई है। तो इसी प्रोसेस में बच्चों यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल, ठीक है, एक मिनट रुको, प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है, जेड 1 से कम हो गया है, देन बीटा प्लस पार्टिकल इमिट्स आउट। तो तभी बच्चों यहाँ पे बीटा प्लस का इमिशन होता है, ठीक है। प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में, जिससे जेड की वैल्यू 1 डिक्रीज हो गई है, उसी टाइम यहाँ पे बीटा प्लस का इमिशन होता है, बीटा प्लस, ठीक है। अब बच्चों जो बीटा प्लस यहाँ पे इमिट हुआ है पार्टिकल, मतलब पॉइट्रॉन इमिट हुआ है, अकेला इमिट नहीं होता, उसके साथ साथ कोई एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होता है। न्यूट्रिनो कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, ये एक रेडिएशन है, रेडिएशन है मतलब फोटोन है। जैसे हम जानते हैं ना, लाइट का, विजिबल लाइट का फोटोन होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोन होता है, ठीक है, एक्सरे फोटोन होता है, ऐसे हमें न्यूट्रिनो भी एक बच्चों फोटोन है, फोटोन का भी साथ में इमिशन होता है। तो इसकी कंप्लीट इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें इक्वेशन लिखी यहाँ पे किस तरह से, यहाँ बच्चों प्रोटॉन कन्वर्ट किस में हुआ, न्यूट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, ठीक है, इसमें एक इमिट हुआ बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है, और साथ में निकल रहा है न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। ये तो क्या है, एनर्जी है, मतलब फोटोन की फॉर्म में रेडिएशन है, और बीटा पार्टिकल है तो फिजिकल पार्टिकल है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, बीटा प्लस इमिट हुआ है, एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना जेड की वैल्यू 1 से एक लेस हो गई है, तो इसकी इक्वेशन अगर अपन लिखना चाहें तो जेड एक्स ए, इससे बताओ बीटा प्लस का इमिशन हुआ है, बीटा प्लस इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाई, जिसमें जेड की वैल्यू तो 1 से लेस हो गई है, ठीक है। ए पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए तो ए रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नियरली सेम ही होता है, तो ए पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं मास नंबर पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपन लिख देंगे इस तरह से, ये बीटा प्लस पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो, तो इस तरह अपन समझ सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल समझा रखा है, ओके। तो एक तो इंपॉर्टेंट होगी इक्वेशन, ठीक है, बीटा पार्टिकल का इमिशन क्यों है, ड्यू टू प्रोटॉन कन्वर्ट इन न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब बच्चों बीटा प्लस इमिट होता है जेड की वैल्यू 1 से लेस हो जाती है, ठीक है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड की वैल्यू 1 से लेस हो गई है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा बच्चों अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए, इफ न्यूक्लियर मास एंड एटॉमिक मास रिप्रेजेंट बाय m एंड m बार, तो जो न्यूक्लियर मास एंड एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूक्लियर मास की बात करते हैं तो अंदर केवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं, बट अगर एटॉमिक मास की बात करें तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं हमें उनका मास भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आइए समय न्यूक्लियर मास मतलब केवल न्यूक्लियर का जो मास होता है वो, और एटॉमिक मास में पूरे एटम का मास, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे हैं हमें उसका ही मास काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बच्चों अगर अपन पहले बात करें क्यू की, क्यू वैल्यू इक्वल टू जैसे यहाँ निकाला था, क्यू वैल्यू इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ओके। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से क्यू वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल टू मास LHS माइनस मास RHS, ठीक है, मतलब एम LHS माइनस एम RHS इंटू सी स्क्वायर अपन कर रहे हैं, तो इक्वल टू मास LHS में ये बच्चों ये सारे क्या है, न्यूक्लियस है ये सारे, तो मास ऑफ LHS में कौन है, मास ऑफ X, RHS में कौन है, मास ऑफ Y, ठीक है, एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इसका मास को अपन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर। ये क्या बच्चों, न्यूक्लियर मास है, ये सारे मासेस कौन से, न्यूक्लियर मास, ठीक है। ये तो खैर इलेक्ट्रॉन है, ये सारे मास किसको शो कर रहे हैं, न्यूक्लियर मास को शो कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मास। अच्छा, इनको अगर अपन एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखें, एटॉमिक मास की फॉर्म में, ठीक है, तो
अब एटॉमिक मास को आप समझे क्या होता है। एटॉमिक मास को मैं बार से शो करूं mx, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास को अपन रिप्रेजेंट करें, एटॉमिक मास mx इक्वल टू कितना होगा एटॉमिक मास x, ठीक है। तो बच्चों mx की वैल्यू, इसको mx बार लिखे mx बार, तो क्या जाएगा ये mx प्लस mx तो क्या है न्यूक्लियर मास, उसके अलावा इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर लगा रहे हैं तो उसका मास इसके अंदर ऐड कर दें, तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, देखो x के अंदर, ये x है, इसके अंदर यहाँ पे z प्रोटॉन होते हैं, जहां पे z इतने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर भी लगा रहे होते हैं, जितने z इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने बाहर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं z, तो z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ पे ये एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास, तो बेटा यहाँ पे ऐसे ही my की बात करें, y का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मास ऑफ y प्लस, अब y के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, z माइनस वन प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी z माइनस वन ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे z माइनस वन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, ये एटॉमिक मास हो गए। अब बच्चों यहाँ से mx फाइंड करें तो इसलिए mx क्या आएगा, mx इक्वल टू m बार x माइनस जेड एम ई, जेड टाइम्स ऑफ एम ई, ठीक है। एंड यहाँ बच्चों यहाँ पे अगर मैं एम वाई कैलकुलेट करूं तो एम वाई इक्वल टू आएगा एम वाई बार माइनस ऑफ जेड माइनस वन टाइम्स ऑफ एम ई। अब ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। इस बच्चों Q इक्वल टू, वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू क्या आएगा एम एक्स माइनस एम वाई, एम एक्स को रख दो ये एम बार एक्स माइनस जेड एम ई, ठीक है, जेड एम ई, ये रख दिया x की mx वैल्यू, फिर माइनस एम वाई वैल्यू पुट कर दो एम वाई बार माइनस ऑफ जेड माइनस वन एम ई, ठीक है। फिर बच्चों माइनस ऑफ एम ई इंटू सी स्क्वायर। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर यहाँ जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्व करके, ये बन जाएगा एम बार एक्स माइनस एम बार वाई माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई इंटू सी स्क्वायर, ये बन जाता है रिजल्ट, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट Q वैल्यू। तो एक ये फॉर्मूला ट्रू है और एक ये फॉर्मूला ट्रू है, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसमें एम एक्स एम वाई तो क्या है न्यूक्लियर मास, यहाँ पे एम एक्स एंड एम बार वाई क्या बेटा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लो, एटॉमिक मास की इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर न्यूक्लियर मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ये पढ़ा अपन ने कि बच्चों बीटा प्लस का इमिशन कब होता है बच्चों, जब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो क्या होगा देखिए, ठीक है। अभी तो अपन बात करी प्रोटॉन का कन्वर्जन हो रहा है न्यूट्रॉन की फॉर्म में, ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा होता प्रोटॉन में तो उस केस में बीटा माइनस का मीन्स इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है। और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है। मीन्स अब यहाँ पे देखें इक्वेशन क्या बनेगी, न्यूट्रॉन बच्चों अगर कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन बच्चों प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में हमें यहाँ पे इमिट होता है बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है। एंड जो साथ में एक्स्ट्रा फोटोन मिला है उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार से शो करते हैं एंटी न्यूट्रिनो। वही इक्वेशन है, क्या डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, वहां बीटा प्लस की बीटा माइनस आ गया, वहां पे न्यू की जगह न्यू बार आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर अब क्या देखो, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन वन से इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ गया है तो जेड की वैल्यू भी एक बढ़ जाएगी, क्योंकि जेड किसको शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मीन्स जेड की वैल्यू वन में, जेड में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो एक्स जेड ए से यहाँ से बीटा प्लस का बीटा माइनस का इमिशन हुआ है तो बीटा माइनस इमिशन से क्या मिलेगा यहाँ पे जो वाई बना है इसमें जेड प्लस वन हो गया एंड ये ए प्लस क्या आएगा बीटा माइनस, तो बीटा माइनस इमिशन, ठीक है। और साथ में लिख दिया अपन ने न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। बीटा माइनस मीन्स पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन, वो है पॉजिट्रॉन। और यहाँ पे वही Q इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर Q वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वही, यहाँ पे देखो इसमें मन माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या आएगा बेटा एम एक्स माइनस एम वाई, ठीक है। क्यों हमें मास ऑफ एल एच एस माइनस मास ऑफ आर एच एस करना है माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चाहे बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस हो, चाहे बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास दोनों का सेम ही होता है इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो Q इक्वल टू, तो ये रिलेशन हो गया यहाँ पे
ये तो देखो एटॉमिक मास की फॉर्म में दोनों इक्वेशन सेम ही आ रही है, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में। अब इसको एटॉमिक मास की फॉर्म में अगर अपन कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ बच्चों हियर एम एक्स बार इज इक्वल टू एम एक्स बार अपन देख कितना है, ठीक है, मास ऑफ एक्स प्लस एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जेड, क्योंकि जेड प्रोटॉन्स हैं, जेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जेड टाइम्स ऑफ एम ई, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे एम बार वाई, एटॉमिक मास ऑफ वाई अपन देखें, एटॉमिक मास यहाँ पे जेड प्लस वन है। देखो यहाँ तो बच्चों कितने थे, इसमें जेड माइनस वन थे, जेड माइनस वन, जबकि यहाँ पे कितने हैं, जेड प्लस वन है, इसलिए यहाँ पे जेड प्लस वन का यूज करेंगे, एम वाई प्लस जेड प्लस वन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब प्लस वन हो रहे हैं, जेड प्लस वन, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर यहाँ पे हम इस एम एक्स एम वाई को यहाँ से रिप्लेस कर दें तो Q इज इक्वल टू, जो सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से आता है, ये एम एक्स माइनस मतलब एम बार एक्स माइनस एम बार वाई इंटू सी स्क्वायर, ये बनती है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन बनती है। यहाँ पे ये तो क्या है, न्यूक्लियर मास, और यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक मास, इसमें इक्वेशन बन रही होती है बीटा माइनस इमिशन के केस में, ठीक है। तो ये चीज अपन देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो क्यू वैल्यूज वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और एक यहाँ पे ये कि जेड में यहाँ पे वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है वन का, यहाँ पे वन का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज अपन देगी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बता रखी है, जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है बच्चों, और अगर कई बार बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है अपने में कैप्चर कर लेता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा था वो न्यूक्लियस की तरफ चला गया, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो एक प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई है, तो इसलिए यहां पे अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में जेड की वैल्यू 1 से लेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज समझा रखी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी उसकी बात करें, जैसे अपन ने अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की बात की थी, ऐसे बीटा पार्टिकल की एनर्जी बात कर रहे हैं। अब देखो न्यूक्लियस चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, जो बीटा इमीटर चाहे थोरियम हो, चाहे नेपच्यूनियम हो, चाहे प्लूटोनियम हो, जो सा भी बच्चों यहाँ पे एक अनस्टेबल एलिमेंट है, उसमें जब बीटा पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है तो अंदर सभी बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, अंदर सभी बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम होती है। और बच्चों जब बीटा पार्टिकल यहां से बाहर निकलता है, अच्छा जो अंदर एनर्जी है, अंदर जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है उसे बोलते हैं ईपी, ठीक है। फिक्स टाइप के न्यूक्लियस में ईपी क्या होती है, जो सेम होती है। हाँ, अगर डिफरेंट टाइप का होगा तो उसमें डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखो एनर्जी फॉर्म बीटा पार्टिकल इन न्यूक्लियस फिक्स्ड इन ऑल फिक्स्ड टाइप न्यूक्लियाई, और इसे नेपच्यूनियम है, उसके जितने भी बीटा पार्टिकल्स बनेंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। ऐसे कोई थोरियम है, उसमें सभी बीटा पार्टिकल बनेगी, उसकी एनर्जी सेम होगी, बट इन दो आपस में इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। इस थोरियम में जो बीटा बन रहा है उसकी डिफरेंट है, इस नेपच्यूनियम बन रहा है उसकी डिफरेंट है, इस प्लूटोनियम बन रहा है उस बीटा पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट है, मतलब इसे बोलते हैं ईपीई, एंड पॉइंट एनर्जी, मतलब अंदर जो बीटा पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है उसकी जो एनर्जी है वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। अब तो जब बीटा पार्टिकल यहां से बाहर निकलता है, जो थोरियम की बात करें, जितने भी थोरियम है सबके अंदर बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम है, जैसे हम ईपी बोल रहे हैं। अब बड़ा जब वहां से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो अकेला तो निकलता नहीं है, साथ में देखें बीटा पार्टिकल के साथ ये इस तरह से न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल साथ निकलते हैं, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है, मान लो ईपी की वैल्यू मान लो बच्चों 15 है, अंदर जो बीटा पार्टिकल बना उसकी एनर्जी कितनी है, 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब बाहर निकल के आएगा तो बेटा वो एनर्जी इन दोनों में शेयर हो जाती है, रैंडमली शेयर होती है। जैसे हो सकता है इसको मिली 7 तो उसको मिलती है 8, या इसकी वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू मिलेगी 5, इसकी अगर 13 है तो उसको मिलेगी 2, या इसकी वैल्यू 1 है तो उसको मिलेगी 14। तो ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों में। अंदर तो सबकी अंदर जो बीटा पार्टिकल था उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, 15, मान लो सपोज 15 है, तो जब बाहर निकलेगा तो ये रैंडमली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब बाहर जो बीटा पार्टिकल निकला है, तो बीटा पार्टिकल की बात करें तो बाहर जब बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है उसकी एनर्जी 0 से लेकर ईपीई के बीच कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर ईपीई के बीच कुछ भी हो सकती है। इससे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि एवरी पॉसिबल एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, एवरी पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम 0 टू ईपी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी। बट जो अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ा बच्चों, अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो उसकी फिक्स्ड न्यूक्लियस में तो फिक्स बनी थी और बाहर भी फिक्स निकल के आती है, ठीक है। बाहर जब निकलता है अल्फा पार्टिकल फिक्स टाइप के न्यूक्लियस है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम है वो तो क्या होता है,
लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होता है, लाइन स्पेक्ट्रम कह लो या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, बट जो बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम वो कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां से हम समझा रहे हैं, तो देखो इसमें नीचे लिखा भी है फिर आगे यहाँ पे ई बीटा इज इक्वल टू ई पी माइनस ई न्यू, क्योंकि जो टोटल 15 एनर्जी थी वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। जैसे ई पी मान लो 15 है, न्यूट्रिनो को मिली 12, तो बीटा पार्टिकल कितनी मिलेगी, 15 में से 12 माइनस कर दो कितनी आएगी 3। तो मतलब है कि इस तरह से ई पी इज इक्वल टू ई बीटा प्लस ई न्यू होता है, या कहते हैं ई बीटा इज इक्वल टू ई पी माइनस ई न्यू, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ग्राफ समझा रखा है, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस ग्राफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड ई पी, मतलब जो बीटा पार्टिकल्स मीट हुए हैं वो कितने भी कई सारे नंबर्स में मीट होते हैं। अब कौन कौन से बीटा पार्टिकल की एनर्जी कितनी कितनी है, तो उसका ग्राफ बना रखा है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वर्सेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे पॉइंट है ना ईपी, वो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी बता रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी है, ईपी इक्वल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एग्जांपल 116 देखें। 116 इसमें कह रहा है इन फॉलोइंग बीटा प्लस डीके फाइंड आउट रिलीज एनर्जी क्यू। अब यहाँ पे सारे मास अपन को दे रखे हैं, अब यहाँ पे सारे एटॉमिक मास दे रखे हैं। कौन से मास से क्वेश्चन पढ़ो, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास है, इसलिए फॉर्मूला या तो ये अप्लाई करेंगे या फिर ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोनों में से कौन सा पार्टिकल मीट हुआ है, बीटा प्लस मीट हुआ है या बीटा माइनस। तो देखिए यहाँ पे ई प्लस लिखा हुआ है, ई प्लस का मतलब बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल का इमिशन हुआ है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये एटॉमिक मास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्यू वैल्यू में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर किया, तो इस फॉर्मूला यूज किया है मास ऑफ एल्युमिनियम मास ऑफ एम जी माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई इंटू सी स्क्वायर। इससे अपन ने क्यू वैल्यू फाइंड कर ली। आई बस में, तो ये अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, बीटा इमिशन के बारे में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं गामा इमिशन। तो देखिए बच्चों गामा इमिशन के बारे में अपन समझे। गामा इमिशन जैसे अभी आपको बताया मैंने, अल्फा इमिशन एंड बीटा इमिशन। ठीक है, ठीक है, जैसे अपन जानते हैं कोई यूरेनियम है, ये एक अल्फा इमिटर है। जितने भी यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं बच्चों वो अल्फा ही इमिट कर पाते हैं। ठीक है, और जो थोरियम है ये हमेशा बीटा इमिटर होता है। ओके, थोरियम क्या बच्चों, बीटा इमिटर। अब देखो चाहे अल्फा इमिटर हो चाहे बीटा इमिटर, तो जैसे अल्फा इमिटर से अल्फा इमिट हुआ या बीटा इमिटर से बीटा इमिट हुआ, जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है, जैसे यूरेनियम से अल्फा इमिट हुआ, क्या बनता है बच्चों, ये थोरियम। अपन जानते हैं यूरेनियम से अल्फा इमिट होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो क्या बनता है, थोरियम। अब बच्चों जैसे ही अल्फा इमिट हुआ क्या बना, थोरियम। थोरियम जो आपको ऑप्टन होता है ये एक्साइटेड स्टेट में ऑप्टन होता है, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है बेटा थोरियम, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं होता, थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट में ऑप्टन होता है। ठीक है, और वहां से जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वहां से एक गामा फोटोन का इमिशन होता है। एक या दो कितने भी गामा इमिशन होते हैं, गामा पार्टिकल्स वहां से इमिशन हो रहा होता है। अब बात करें यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है, समझे बात को बच्चों। जैसे अपन जानते हैं एटम, अपन ने पढ़ा बच्चों बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में जो अपन ने किसी एटम की देखा था, एटम में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में होती है। जैसे एच एटम में लिखा था बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में होती है। सेम ऐसे बच्चों न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स थे, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर बच्चों एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, बट उनकी जो स्टडी है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात ही नहीं करते। बस ध्यान रखो कि न्यूक्लियस के अंदर भी बच्चों एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में। एटॉमिक जो एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल से बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज में होते हैं, बट न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स हैं ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। बट यहां पे आपको बताया मैंने, जैसे ही बच्चों अल्फा इमिट हुआ, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, क्या बना, थोरियम। वो जो बन रहा है थोरियम वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है, तो वहां से जब अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, ठीक है, तो वहां से गामा फोटोन का इमिशन होता है। तो बच्चों एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना है तो डायरेक्ट भी आ सकता है या स्टेप बाय स्टेप जंप करके भी आ सकता है। जैसे मान लो थोरियम बना, वो उसकी स्टेट थी थर्ड स्टेट, अब थर्ड स्टेट का थोरियम बन रहा है, अब उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना है, तो हो सकता है डायरेक्ट से डायरेक्ट वन में, थर्ड से डायरेक्ट वन में जंप कर जाए। ठीक है, या हो सकता है थर्ड से पहले सेकंड में जंप करे, सेकंड से फिर वन में जंप करे। तो जितनी यहाँ पे जंपिंग होगी उतने ही यहाँ पे फोटोन्स इमिट होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं गामा फोटोन्स। ठीक है, तो हमेशा देखो जब भी अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, पीछे पीछे एक गामा तो कम से कम निकलेगा ही निकलेगा, एक भी निकल सकते हैं, दो भी निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मान लो बीटा इमिट हुआ किसी
थोरियम को थोरियम पार्टिकल उससे बीटा इमिट हुआ, तो बीटा इमिट होने पे कोई जेड बन रहा है मान लो, तो जेड एक्साइटेड स्टेट बनेगा, वहां से नॉर्मल स्टेट में आने पे फिर पीछे पीछे गामा जरूर निकलता है। तो अल्फा इमिशन हो या बीटा इमिशन, पीछे पीछे डेफिनेटली गामा इमिशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और गामा यहाँ पे कोई पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल नहीं है, तो फोटोन की फॉर्म में गामा निकल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब देखो बच्चों वही समझाया गया है, आफ्टर इमिशन ऑफ पार्टिकल अल्फा और बीटा प्रोड्यूस डॉटर न्यूक्लियस ऑब्टेन इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नाउ व्हेन दिस डॉटर न्यूक्लियस अगेन कम्स इन इट्स नॉर्मल स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट, गामा फोटोन इमिट्स आउट फ्रॉम दिस डॉटर, ठीक है, इस डॉटर से ही गामा फोटॉन्स इमिट होते हैं और फिर ये गामा इमिशन के बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ दिस गामा फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन इन न्यूक्लियस, मतलब जहां से जहां पे जंपिंग हुई है, ठीक है, उसके डिफरेंस के इक्वल होते हैं। Thus here Z and A remain unchanged, क्यों बच्चों यहाँ पे एक्साइटेड डॉटर से नॉर्मल डॉटर बन रहा है, ठीक है, तो इस पे ना तो जेड पे इफेक्ट पड़ेगा ना ए पे इफेक्ट पड़ेगा, और वहां से गामा पार्टिकल का इमिट हो रहा है, ठीक, गामा पार्टिकल इमिशन हुआ है, तो आफ्टर गामा इमिशन जेड एंड ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हम ये समझ सकते हैं इसकी इक्वेशन जो बनती है, इससे बनती है इक्वेशन, ये बच्चों एक्स जेड ए है, ठीक है, यहाँ पे ये कैसा बच्चों एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है, एक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियस, ये इससे क्या बना बच्चों, यहां से बन रहा है ये एक्स जेड ए, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, और यहां से गामा इमिशन ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो इससे अपन समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एज एटम न्यूक्लियस आल्सो हैव मेनी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझाया भी आपको मैंने। Thus एनर्जी ऑफ इमिटेड गामा फोटोन आल्सो भी इन ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस ये गामा फोटोन्स हैं, इनकी जो एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी कितनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है इनकी एनर्जी, ठीक है। अब देखो बच्चों ये देख लिया अपने, अब देखिए अ फिक्स टाइप न्यूक्लियस इमिट्स अ फिक्स टाइप ऑफ पार्टिकल, जो बताया था कोई फिक्स टाइप है, थोरियम है, जितने भी थोरियम है सब केवल बीटा निकालते हैं, जितने भी यूरेनियम है सारे अल्फा निकालते हैं, ठीक है। आफ्टर इमिशन ऑफ दिस पार्टिकल्स मींस अल्फा और बीटा प्रोड्यूस डॉटर न्यूक्लियस में बी अल्फा और बीटा इमिटर, मतलब जैसे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, क्या बन गया वो थोरियम, मतलब डॉटर क्या बना थोरियम। अब थोरियम यहाँ पे कौन सा इमिटर है, बीटा इमिटर, ठीक है। हो सकता है बच्चों यहाँ पे थोरियम ना बने कोई दूसरा पार्टिकल बनता और वो भी अल्फा इमिटर, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों जब भी किसी न्यूक्लियस से कोई अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट होता है, उसके बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो डॉटर न्यूक्लियस अल्फा या बीटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है दस फ्रॉम अ गिवन सब्सटेंस ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा इमिट्स आउट, ठीक है, मतलब जैसे कि आप समझेंगे, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, यूरेनियम कंटेनर है, मतलब इसमें जो ट्राइंगल शेप में यूरेनियम रखा हुआ है, तो जो उसमें यूरेनियम से क्या निकलता है हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है, तो देखो ऊपर अपन एक कैपेसिटर रखा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, किधर अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे पीछे गामा निकलेगा, तो गामा तो न्यूट्रल पार्टिकल है, सीधा निकल जाता है, ना तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना माइनस की तरफ। फिर सोचें बीटा माइनस कहां से आ गई है, बीटा माइनस कहां से निकल रहा है बताओ, ये बीटा माइनस निकल रहा है थोरियम से। अरे थोरियम से कैसे निकल रहा है, सैंपल तो आपने यूरेनियम रखा हुआ है, अरे आपने यूरेनियम यहाँ पे रखा, यूरेनियम से अल्फा निकला तो क्या बन गया थोरियम। तो शुरू में तो ठीक है सारे यूरेनियम थे, बट जैसे अल्फा निकलते गए उसके अंदर थोरियम बनते गए, तो ये बीटा माइनस कहां से निकला है, थोरियम से निकल रहा है, थोरियम से बीटा माइनस निकल रहा है, ठीक है। वो किधर अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ, ठीक है। तो कोई भी गिवन सैंपल है उससे अल्फा बीटा सभी पार्टिकल्स हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो गामा पार्टिकल है वो सीधा निकल गए, अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुए हैं वो बच्चों सारे के सारे बिल्कुल एक ही जगह स्ट्राइक कर रहे हैं लगभग, क्यों, क्योंकि सभी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है, इसलिए लगभग एक ही जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। बट जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो जो डिफ्लेक्ट हुए प्लेट पर स्प्रेड हो रहे हैं मैनी स्पेस पर, ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, तो कई सारे एरिया में स्प्रेड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो स्प्रेड होते हैं। बट जो अल्फा पार्टिकल है, सभी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, सेम, इसलिए सारे सारे अल्फा पार्टिकल एक सीध में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहे हैं लगभग प्लेट पर, ये मीनिंग है इसका। अब बच्चों देखो यहाँ पे आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा माइनस, एक एग्जांपल समझा रखा है यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। यहाँ से आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा माइनस कोबाल्ट कन्वर्ट इन निकल, मतलब कोबाल्ट पार्टिकल है, इससे क्या बीटा माइनस का इमिशन हुआ, क्या बनेगा निकल। निकल जो बनेगा बच्चों, निकल एक एक्साइटेड स्टेट बन रहा होता है,
ठीक है, इसमें डायग्राम में दिखा रखा है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी थर्ड नहीं बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड एनर्जी लेवल तक एक्साइटेड हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे हमें दिखा रखा है 2 बार जंपिंग करते हुए आ रही है, ठीक है। फर्स्ट जंपिंग में यहाँ पे गामा फोटोन की एनर्जी कितनी मिल रही है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसका जो नेक्स्ट जंपिंग हुई है, मतलब पहले 3 से 2 में जंपिंग हुई, फिर 2 से 1 में, तो फिर गामा निकला 1.33। तो इस तरह से 2 जंपिंग शो कर रखी है, इसमें गामा फोटोन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समझा रखा है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड निकल था जब वो नॉर्मल स्टेट में आएगा तो यहाँ पे 2 गामा फोटॉन्स यहाँ पे हमें निकल दिख रहे हैं, मींस एक बीटा माइनस के पीछे पीछे 2 गामा फोटॉन्स इमिट हुए, ये अपन देखा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर बेटा 117 क्या है, इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ इमिटेड पार्टिकल्स। ये मैंने तीनों पार्टिकल समझ लिया, अल्फा बीटा गामा, तीनों का इमिशन अपन ने समझ लिया है। अल्फा में क्या होता है बच्चों 2 का डिक्रीमेंट हुआ था, जेड में 2 का डिक्रीमेंट हुआ है, ए में 4 का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर बीटा प्लस पार्टिकल की बात करें, या चलो पहले बीटा माइनस की बात करें, तो बीटा माइनस में जेड में 1 का इंक्रीमेंट हुआ था, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो बीटा प्लस पार्टिकल है, बीटा प्लस पार्टिकल में जेड 1 से रिड्यूस हुआ था, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और गामा पार्टिकल के केस में ना तो ए पे कोई फर्क पड़ रहा है ना जेड पे, ठीक है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना है। तो पहले बच्चों जेड एम ए दिया हुआ है, फिर फर्स्ट एलिमेंट इमिट हुआ जेड प्लस 1 एन ए हो गया। तो देखिए ऊपर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे जेड 1 से इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल कौन सा होगा बीटा माइनस। फिर आगे ओ बना, तो नीचे देखिए जेड प्लस 1 से जेड माइनस 1 हो गया, मतलब जेड में 2 का डिक्रीमेंट हुआ है। और ऊपर ए से ए माइनस 4 हुआ, मतलब ए में 4 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ होगा, अल्फा पार्टिकल। तो सेकंड पार्टिकल कौन है, अल्फा। उसके बाद फिर थर्ड में देखिए नीचे जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 ही है, ऊपर ए माइनस 4 का ए माइनस 4 ही है, मतलब ना तो जेड पे कोई फर्क पड़ रहा है ना ए पे, इसका मतलब थर्ड पार्टिकल कौन सा है, गामा पार्टिकल। ऐसे अपन समझ सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आते हैं मेडिकल में। ये मेडिकल अपने से टिपिकल कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं है, बस थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें, जेड एक्स ए से बच्चों इसमें से आपसे कह रहा है कि ए पार्टिकल तो निकले अल्फा वाले और बी पार्टिकल निकले बीटा वाले, मतलब जब 5 अल्फा निकल रहे होंगे 10 बीटा निकल रहे होंगे, कुछ भी, मतलब सक्सेसिव एंट्री हुआ ए, ठीक है। मतलब सक्सेसिव एक्स था, एक्स से पहले बच्चों x1 बना, फिर x2 बना, x3 x4 करते करते लास्ट में xy बना। तो कई सारे सक्सेसिव इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में मतलब y बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि कितने यहाँ पे अल्फा निकले होंगे, कितने बीटा निकले होंगे, कितने अल्फा पार्टिकल इमिट हुए, कितने बीटा पार्टिकल, मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे अपन समझ सकते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे अपन जानते हैं जो ए है कैपिटल ए में चेंज का रीजन केवल कौन बनता है, अल्फा पार्टिकल। कैपिटल ए में जो लॉस होता है, केवल लॉस या गेन तो किसी में होता ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल ए तो केवल हम जानते हैं लॉस ही होता है, वो भी अल्फा पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो ए लॉस दैट इज ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि 1 अल्फा पार्टिकल्स में 4 ए का लॉस होता है, ठीक है, 4 लॉस होता है, ठीक है। तो ए पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो टोटल लॉस इन एटॉमिक मास नंबर में कितना होगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ ए। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ए माइनस ए डैश, मतलब एक्स के ऊपर ए लिखा है, वाई के ऊपर ए डैश, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 4a। एंड जेड में जो लॉस हो रहा है दैट इज जेड माइनस जेड डैश। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे लॉस हुआ है किसकी वजह से बेटा, अल्फा पार्टिकल की वजह से, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 2 का लॉस होता है, तो ए अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, उसमें 2a का लॉस होगा। और बच्चों यहाँ पे बीटा से क्या होता है, गेन होता है, एक बीटा पार्टिकल से 1 का गेन होता है, तो बी बीटा पार्टिकल से b का गेन होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2a माइनस बी कर देंगे। अच्छा गेन हो रहा है और माइनस बी कर रहे हैं, क्यों बच्चों यहाँ पे लॉस को अपन लिख रहे हैं पॉजिटिव, तो गेन को क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। लॉस को यहाँ पे अपन प्लस से शो कर रहे हैं, गेन को माइनस से शो करना पड़ेगा, इसलिए माइनस बी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 118 में समझा रखा है। देखिए 118 में आपसे कह रहा है कि बच्चों इस टाइप से 118 में इक्वेशन क्या है, देखिए एक्स यहाँ पे 100 एंड ये 200 है, यहाँ पे 200, ये 100 एंड ये 200, यहाँ से ये कह रहा है 220 है, 220 यहाँ से क्या बच्चों, ए तो निकले अल्फा पार्टिकल और बी निकल रहे हैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल। आपसे कह रहा है क्या बना, वाई नीचे 97, ऊपर ये 200, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आपको फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले देखें ए लॉस, ए में यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, तो बेटा ए लॉस मतलब ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश करो कितना आएगा 220 माइनस 200, ठीक है। ए लॉस अपन जानते हैं कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ ए, ये कितना आ रहा है
20, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 तो इसमें निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कितने हैं 5 है। अब देखें बच्चों जेड लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस 97, 100 माइनस 97 ये बताया था आपको मैंने क्या होता है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी ये कितना है बेटा से 3, तो a को रख दो 5, तो a को 5 पुट कर देंगे तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, b इज इक्वल टू आ जाएगा 7, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं 7 बीटा पार्टिकल्स हैं एंड यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कितने हैं 5, तो इसे अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा पार्टिकल्स के इमिशन के बारे में देख लिया अपन ने। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है सारे सीख लिए। अब कुछ 2-3 इफेक्ट हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन, इसको हल्का सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, मेडिकल में ज्यादा कुछ नहीं पूछते इसके बारे में, फिर भी हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए। देखिए पहला बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सारे तीनों इफेक्ट गामा पार्टिकल के बारे में, मतलब गामा पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है जबकि सरफेस या किसी न्यूक्लियस से गामा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा होता है तो हमें क्या रिजल्ट ऑप्टन होता है, वो 3 इफेक्ट यहाँ पे समझा रखे हैं। ठीक है, तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट, तो कॉम्पटन इफेक्ट में आता है जब गामा रेडिएशन की एनर्जी अगर थोड़ी फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, मतलब थोड़ी कम होती है एनर्जी, ज्यादा हाई एनर्जी गामा फोटोन नहीं, थोड़ी लो एनर्जी गामा फोटोन है, तो जब वो की सरफेस पे फॉल होते हैं बच्चों, जैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होते हैं फोटोन जो होते हैं सिंपल लाइट फोटोन, विजिबल लाइट फोटोन सरफेस पे गिर रहे होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो वैसे यहाँ पे गामा फोटोन अगर की सरफेस पे फॉल हो रहे हैं, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस विल बी कम्स आउट। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, यहाँ भी बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था, जो इंसिडेंट फोटोन है लाइट फोटोन वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया था, खत्म हो गया था, वो वहां से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। यहाँ पे क्या होता है गामा फोटोन सरफेस से फॉल होता है तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन तो निकलता है, साथ में गामा फोटोन भी निकलता है वही वाला, बट उस गामा फोटोन की एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, गामा फोटोन की एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ मतलब विजिबल लाइट वाले फोटोन में क्या होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन तो अंदर ही मर गया था, वो खत्म हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था, केवल इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था। यहाँ पे गामा फोटोन सरफेस फॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है, सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और साथ में गामा फोटोन का भी इमिशन होता है। ठीक है, बट उस गामा फोटोन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है या कहते हैं वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट। तो वेवलेंथ में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसे बोलते हैं कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। जितना इंक्रीमेंट हुआ है वेवलेंथ में, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हुई है वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, तो जितना इंक्रीमेंट है उसे क्या बोलेंगे कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है लैम्डा, डायग्राम दिखा रखा है, एक लैम्डा फोटोन आ रहा है, सामने एटॉमिक सरफेस का एटम ऑफ सरफेस है, स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया थीटा एंगल पे और फाई एंगल पे, यहाँ पे यह जो ये अल्फा फोटोन है ये स्कैटर्ड हो गया। अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे, फाई यहाँ पे क्या है स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोल सकते हैं, जिस एंगल पे मतलब अपनी इनिशियल डायरेक्शन से जिस एंगल पे गामा फोटोन चला गया है उस एंगल को अपन बोल रहे हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई। ठीक है, तो यहाँ पे गामा फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश है, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई है, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का ये होता है बेटा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, एम नॉट यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई, ये तो एक डायरेक्ट रिजल्ट है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू अगर 180 यूज करेंगे तो डेल्टा लैम्डा 2h अपॉन एम नॉट सी बनेगा, जो कि मैक्सिमम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस फाई यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो प्लस बन के +2 बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2h अपॉन एम नॉट सी। ऐसे 90 केस में डेल्टा लैम्डा h अपॉन एम नॉट सी और फाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब गामा पार्टिकल आया सीधा निकल गया, तो उस केस में डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे सेकंड है बच्चों पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब बच्चों कोई गामा फोटोन जिसकी एनर्जी मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी ज्यादा है, कम नहीं होनी चाहिए, बराबर हो तो भी चलेगा, इससे ज्यादा एनर्जी है, तो बच्चों जब किसी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है गामा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो किसी न्यूक्लियस पे अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, वो गामा फोटोन उस न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां से न्यूक्लियस से 2 पार्टिकल्स इमिट होंगे, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। जब भी गामा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 से ज्यादा है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो किसी न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया तो न्यूक्लियस के अंदर वो कंप्लीटली मर जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और वहां से 2 पार्टिकल्स इमिट होंगे, 2 बीटा पार्टिकल्स, एक तो बीटा माइनस और एक बीटा प्लस, मतलब पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का वहां से इमिशन होगा, दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी ई से इमिट होंगे। ठीक है, और
इन एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी वो अपन देखने जा रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे इसमें पहले इक्वेशन तो क्या होगी, यहाँ पे एच न्यू गामा फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। इससे क्या बना, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो गामा फोटोन की एनर्जी है वो क्या होगी 1.02, क्योंकि इस जो गामा फोटोन अंदर एब्जॉर्ब हुआ था इस पूरे गामा फोटोन की एनर्जी में से 1.02 एनर्जी तो किसमें खर्च हो गई, इन दोनों पार्टिकल को निकालने में। जो रिमेनिंग एनर्जी बची, क्योंकि अपन देख रहे हैं एनर्जी 1.02 से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मान लो 1.03 का फोटोन आया 1.03 का, तो 1.03 में से 1.02 एनर्जी तो किसमें खर्च हो गई, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस को इमिट करने में। तो कितनी बची 0.01। तो 0.01 जो एनर्जी बची है वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, आधी आधी दोनों को मिल जाएगी। 0.01 थी वो दोनों को इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो वो यहाँ पे इक्वेशन समझाई गई है। तो ई गामा इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ट्वाइस ऑफ ई, यहाँ से सॉल्व करके ई निकाल लेंगे, मतलब एवरी पार्टिकल को कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है ये ई निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1.02 आया कहां से आया उसको अपन समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चों एक अल्फा पार्टिकल मतलब एक बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब 931 को 1 AMU, मतलब जो चलो 931 छोड़ो, इसको अपन C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर, उससे जूल में एनर्जी आ जाएगी, उसको फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो आ जाती है यहाँ पे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, कितने बीटा पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, 2 बीटा पार्टिकल का, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस। तो वहां पे इन दोनों पार्टिकल के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 0.51 का डबल कर दो 1.02 जाता है, ठीक है। तो जब गामा फोटोन इसमें फॉल हुआ था न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी टोटल जो एनर्जी थी उसमें से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसमें खर्च हो गई, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस के फॉर्मेशन में खर्च हो गई। तो जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो दोनों पार्टिकल्स को इक्वल डिवाइड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये मीनिंग है। अब इस पे एग्जांपल 119 समझा रखा है, ई गामा गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो क्या पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे पेयर की फॉर्म में बीटा प्लस बीटा माइनस का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है पेयर एनिलेशन। तो इसमें क्या बच्चों, ये जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है पेयर प्रोडक्शन की। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा पार्टिकल था उससे बीटा प्लस और बीटा माइनस का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में कोलाइड होंगे, तो कोलाइड मतलब वेरी कम्स टू क्लोज आएंगे, ठीक है, तो वो क्या जुड़ जाएंगे, और जुड़ के वो पार्टिकल्स यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टिकल्स के मास कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेयर एनिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ बच्चों जब एनर्जी में कन्वर्ट होंगे तो 2 फोटोन बनते हैं, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस वेरी कम्स टू क्लोज आए, ठीक है, और पास आने पे ये इनका मास कंप्लीट मास डिस्ट्रॉय हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 गामा फोटोन की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो एच न्यू प्लस एच न्यू, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेयर एनिलेशन, ठीक है। तो ये पेयर प्रोडक्शन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो इस तरह अपन ने यहाँ पे ये तीनों प्लस पढ़ लिए, कॉम्प्लेन इफेक्ट पढ़ लिया, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चों अपन ने ये मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक ये मॉडर्न फिजिक्स में सारे टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।